बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस आर्टिकल में हम करने जा रहे हैं कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग, यानी कि आज का जो हमारा आर्टिकल है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन भी जिसे कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन एक ही बात है। उसके बाद जो है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट, यानी कि ये वो छोटे छोटे रूल है, जो वो असूल है जिसकी मदद से हम यूनिट को परफेक्ट तरीके से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि यूनिट को याद रखने के लिखने के ये कुछ छोटे छोटे बेसिक प्रिंसिपल है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग। पहला जो इसका रूल नंबर 1 है वो ये कह रहा है कि फुल नेम ऑफ यूनिट आफ्टर ए साइंटिफिक इज़ रिटन इन लीनियर लोअर केस लेटर। कि जब भी कुछ ऐसे यूनिट हमारे पास होते हैं कि जो साइंटिस्ट के नाम पे होते हैं, तो ऐसे यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे हैं उनको आपने लिखना है। जब उनको आपने फुल नेम उनका लिखना है तो हमेशा लोअर केस लेटर में लिखना है। फॉर एग्जांपल है इसकी हमारे पास है जी 6 न्यूटन, और यहाँ पे लिख लेते हैं 6 न्यूटन इन लोअर केस लेटर। अब देखें दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा, तो दोनों में से ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल ले लें। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास 5 जॉल्स और इधर लिख रहे आप 5 जॉल। तो दोनों में कौन सी अप्रोच ठीक होगी? दोनों में अब प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ठीक है, ये जो है हमारे पास रॉन्ग अप्रोच है। एक तीसरी एग्जांपल हम लेते हैं। आप देखें कि एग्जांपल ले लें कि हम लिखते हैं 10 सेल्सियस, इधर भी लिख ले 10 सेल्सियस। तो दोनों में कौन सा ठीक है? अब इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा आपको रिवर्स जाना पड़ेगा कि इसमें ये सिचुएशन ठीक है, ये रॉन्ग है। वो कैसे? वो इस तरह कि सेल्सियस जो है ये एक एक्सपेक्शन है, तो ये एक प्रिंसिपल नहीं है बल्कि ये एक क्या है, एक्सपेक्शन। तो इसको आपने हमेशा याद रखना है कि है ये भी साइंटिस्ट के नाम पे, लेकिन जब भी आपने इसको लिखना है इसको आपने कैपिटल लेटर में इसी तरह लिखना है। तो इसलिए सेल्सियस एक वाहट एक ऐसा यूनिट है कि जिसको आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा जितने भी यूनिट उनको आपने लोअर केस लेटर में लिखना है जब यूनिट का फुल नेम लिखना है। नंबर 2 पे आ जाते हैं जी। नंबर 2 पे हमारे पास ये है कि सिंबल ऑफ यूनिट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिफिक इज़ रिटन कैपिटल, यानी कि अपर केस लेटर। जब भी आपने किसी यूनिट का सिंबल लिखना है, ठीक है, यूनिट का सिंबल लिखना है, तो उस वक्त आपने उनको अपर केस लेटर में लिखना है। जैसे वही ऊपर वाली एग्जांपल लिख लो, यानी कि 5 न्यूटन, इसी तरह 5 न्यूटन। तो इन दोनों में कौन सा ठीक होगा? इन दोनों केस में जो करेक्ट होगा वो आपके पास ये है, ये आपके पास करेक्ट होगा, जबकि ये आपके पास जो है ये रॉन्ग अप्रोच है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। तो अब देखें ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप इसको 5 न्यूटन को इस तरह लोअर केस लेटर में लिखें तो उस सूरत में ये जो है स्मॉल एन, ये नैनो का सिंबल है। तो इस तरह आप न्यूटन और नैनो में फ़र्क नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आपने जब भी किसी यूनिट को उसका सिंबल लिखना है तो उसको आपने अपर केस लेटर में लिखना है। यानी कि यूनिट का जब सिंबल लिखना है तो उस वक्त अपर केस लेटर में लिखना है, क्योंकि काफ़ी सारे यूनिट ऐसे होते हैं जिनके सिंबल जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो इन सिचुएशन के बचने के लिए, ताकि यूनिट जो है वो मिक्स ना हो। नंबर 3 आ जाता है कि प्लूरल्स कैन नॉट अफेक्ट द सिंबल। प्लूरल जो होते हैं, यानी कि बाज़ बात हमारे पास जो होते हैं कि कुछ लफ्ज़ जो होते हैं जब प्लूरल्स उनको डबल लिखा जाता है तो उनके आखिर पे एस आ जाता है। तो यूनिट की सूरत में जब आपने यूनिट लिखना है तो उनको आपने उनके साथ आपने एस नहीं लिखना। यानी कि आप लिखते हैं इधर 1 न्यूटन, इस तरह लिखते हैं 1 न्यूटन, और साथ आप छोटा सा इस तरह ऐसे लिख देते हैं। तो इस तरह आपने नहीं लिखना, बल्कि ये आपके पास जो है ये चाहे सिंगल हो या प्लूरल हो, दोनों सूरत में यूनिट को आपने सिंगल ही लिखना है। इसके साथ जो एस है ये आपने नहीं डालना।
तो इसलिए प्लूरल कैन नॉट अफेक्ट द सिंबल, इस सूरत में ये आपके पास करेक्ट है। ठीक है, याद रखें स्टूडेंट के इन ये जो कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट है, इनमें से एक दो पॉइंट मैंने खुद से अपने पास से ऐड की है सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उनको आप याद करने के लिहाज से अगर ना भी आप करें तो ठीक है, लेकिन आप उनको फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद आप देख लें, देयर इज़ ऑलवेज स्पेस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, कि हमेशा आप कोई भी आप देखें वैल्यू लिखें तो उसके साथ कोई ना कोई यूनिट और यूनिट के साथ कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लाजमी लिखी होती है। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, तो उस सूरत में आपने जब भी कोई यूनिट और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, जैसे आप लिखें 5 मीटर, तो इस सूरत में क्या करना है कि दोनों के दरमियान आपने इनको इकट्ठा नहीं लिखना बल्कि इनके दरमियान स्पेस लिखनी है, यानी कि आप इस तरह लिख लें 5 स्पेस देके मीटर, 5 मीटर। तो इकट्ठा लिखेंगे तो इकट्ठा लिखने से इसमें जो है वो मसला आ सकता है, इस तरह आपने इनको अलहदा करके लिखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कन्वेंशन की तरफ। ये है हमारे पास, देयर इज़ ऑलवेज ए स्पेस बिटवीन द 2 बेस यूनिट, कि अगर आपके पास 2 बेस यूनिट है, 2 बेस यूनिट अगर इकट्ठे आ जाते हैं किसी भी वैल्यू के अंदर, किसी लिखते वक्त 2 बेस यूनिट इकट्ठे आ जाते हैं, दोनों बेस यूनिट के को आपने उनके दरमियान भी स्पेस देना लाजमी है, यानी कि उनको आप इकट्ठा नहीं लिख सकते। जैसे आप देखें कि आपके पास 5 न्यूटन मीटर, इसमें आप लिख रहे हैं 5 फिर न्यूटन फिर मीटर आप लिखें, तो इस तरह आप देखें कि ये जो है ये आपके पास करेक्ट है, जबकि ये रॉन्ग अप्रोच है। ठीक है, जब भी 2 बेस, क्योंकि न्यूटन और मीटर ये दोनों यूनिट है, तो इसलिए जब दोनों को आपने लिखना है तो दोनों को आपने अलग-अलग करके लिखना है, इनके दरमियान स्पेस लाजमी लिखनी है। या फिर आप इसकी एक अदर एग्जांपल लें, यानी कि आप लिख लें 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब दूसरी की सिचुएशन इसकी ये है 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इन दोनों में ये करेक्ट है, ये रॉन्ग अप्रोच है। यानी कि जिस सूरत में भी आप लिखें, कभी भी आपने यूनिट को 2 बेस यूनिट को जब भी इकट्ठा लिखना है तो उनके दरमियान स्पेस आपने लाजमी लिखनी है, स्पेस लाजमी देनी है, इकट्ठा आप नहीं लिख सकते। इसी से मिलती जुलती जो नेक्स्ट हमारे पास समेशन है, इसी से बिल्कुल मिलती जुलती है, वो ये है कि देयर इज़ ऑलवेज ए स्पेस बिटवीन ए बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। अगर आपके पास एक बेस है और एक ड्राइव यूनिट है तो दोनों को आपने उनके दरमियान भी स्पेस लाजमी देनी है। एग्जाम्पल इनकी लेते हैं, एग्जाम्पल है ये हमारे पास, जैसे जी हमारे पास जॉल पर सेकंड, इस तरह आप लिखें 1 जॉल पर सेकंड, इसको लिख लें, इस तरह आप लिखें 1 जॉल। तो दोनों सूरतों में ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। ठीक है, अब देखें ये दोनों क्वांटिटी दोनों यूनिट है, तो दोनों को आपने क्या करना है, इनको जब भी लिखना है हमेशा स्पेस दे के ही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट असम्पशन है, देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन ए प्रीफिक्स एंड ए यूनिट। जब आपके पास किसी भी वैल्यू के अंदर प्रीफिक्स और यूनिट दोनों साथ साथ आ रहे हैं, चाहे वो बेस यूनिट चाहे वो ड्राइव यूनिट है, तो प्रीफिक्स के साथ जब यूनिट लिखना पड़े तो दोनों उस वक्त आपने स्पेस नहीं देनी। जैसे आपके पास आप लिखें कि इसको आप लिख लें 6 मिलीमीटर, इसी तरह आप लिखें 6 मिलीमीटर, तो दोनों में ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। ठीक है, हमेशा प्रीफिक्स, अब मिली इसमें क्या है प्रीफिक्स, मीटर क्या है इसमें यूनिट है, तो इसलिए प्रीफिक्स और यूनिट को हमेशा आपने जोड़ के लिखना है, इनके दरमियान आपने कोई स्पेस नहीं देनी। अगर आप देखें कि इनको अगर आप स्पेस दे रहे हैं तो फिर वही ऊपर वाली बात, यानी कि ऊपर वाला जो रूल है आप उसके साथ मिक्सअप कर जाएंगे। तो प्रीफिक्स और यूनिट को जब आपने लिखना है, 2 यूनिट या प्रीफिक्स और यूनिट दोनों आ जाए, तो इनके दरमियान ये आपने जो फ़र्क है ये याद रखना है कि यूनिट को हमेशा जब आपने लिखना है स्पेस दे के लिखना है, और प्रीफिक्स और यूनिट को लिखना है तो इकट्ठा लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मल्टीपल।
कह रहा है कि मल्टीपल प्रीफिक्स आर नॉट अलाउड। मल्टीपल प्रीफिक्स का क्या मतलब है, यानी कि अगर आपके पास आप कह रहे हैं कि 15 माइक्रो फैरड, तो इसी को अगर आप लिख रहे 50 पिको फैरड, तो दोनों सूरतों में देखें कि ये लिखना हमारे लिए करेक्ट है जबकि ये रॉन्ग है। इसलिए कोई भी प्रीफिक्स आपको उसको रिपीट नहीं कर सकते, 2 मरतबा नहीं लिख सकते। अब ये माइक्रो और ये माइक्रो 2, वरना ये प्रीफिक्स है तो 2 डबल आप इसको नहीं लिख सकते। तो उससे बेहतर ये है कि आप देखेंगे 1 माइक्रो की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर 6 के इक्वल होती है, ठीक है। तो पिको जो होता है ये हमारे पास पिको जो होता है 10 की पावर -12 के इक्वल होता है। तो आप 10 की पावर -6 10 की पावर -6 को मिलाएं तो ये हमारे पास पिको के इक्वल ही होता है। तो इसलिए ये लिखने की बजाय इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि प्रीफिक्स को आप रिपीट नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास ये करेक्ट अप्रोच है। और सेकंड लास्ट इसकी असम्पशन ये है कि पावर अप्लाई टू दी होल मल्टीपल। बाज़ का ऐसा होता है हमारे पास, सम टाइम ऐसा होता है हमारे पास कि बहुत दफ़ा लिखते वक्त हम गलती कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 किलोमीटर, इसको आप लिख लेते हैं। अक्सर हम लिखते वक्त गलती करते हैं 1 किलोमीटर का स्क्वायर। तो ये जो है ये आपके पास रॉन्ग अप्रोच है। लेकिन इससे बेहतर तरीका, सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इसकी वैल्यू को लिखें। जैसे अब देखिए कि 1 किलो को इसकी जगह, किलो की जगह इसकी वैल्यू लिख लें, किलो की जगह 3 आ गया और आगे आ गया मीटर। अब इसका लें स्क्वायर, तो स्क्वायर लेने से अब आपको पता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो सबका स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 10 की पावर 6 और मीटर का स्क्वायर मीटर। तो ये आपके पास करेक्ट मेथड है, बजाय इसके कि आप ऊपर वाला तरीका लिखें वो रॉन्ग है। लास्ट पे जो हमारे पास पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट वो ये तो थोड़ा सा लेंथी, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, जस्ट आपको जो है वो बता देता हूँ इसकी एग्जांपल की मदद से। लास्ट हमारे पास पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो बेहतर यह है कि उस इंस्ट्रूमेंट से जो भी आपको वैल्यू जिस यूनिट में भी मिल रही है वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप उसको फौरी तौर पे जो है वो लिख लें। उसके बाद जब आप अपनी कैलकुलेशन निकालें, जब उसका रिज़ल्ट निकालें तो उसमें आप उसको अपने SI यूनिट में कन्वर्ट करके तब आप अपना रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास जी स्क्रू गेज की एग्जांपल लेते हैं। स्क्रू गेज जो हमारे पास, अब स्क्रू गेज वैल्यू देता है मिलीमीटर में, ठीक है। स्क्रू गेज वैल्यू दे रहा है मिलीमीटर में, जबकि SI यूनिट जो हमारे पास वो है मीटर, ठीक है। तो आप बेहतर यह है कि ये मिलीमीटर में जो स्क्रू गेज आपको वैल्यू दे रहा है वही वैल्यू आप नोट कर लें। उसके बाद जब आपने रिज़ल्ट निकालना है तो उसको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करके उसका आप रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें कि आपके पास फॉर एग्जांपल कैलोरी मीटर है, कैलोरी मीटर है। तो आप इसकी मदद से अगर वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो ये आपको वैल्यू दे रहा है कैलोरीज़ में, ठीक है। तो जबकि कैलोरी है तो ये एनर्जी, तो जबकि एनर्जी का जो SI यूनिट है ये आपके पास है जूल्स, तो ठीक है। तो कैलोरी मीटर से अब अगर आपको कैलोरीज में वैल्यू मिल रही है तो ये आप नोट कर लें। उसके बाद इसको कैलोरी को कन्वर्ट करके जूल्स में तो आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आपने वैल्यू को मेजर करना है तो मेजर करते वक्त आप जो इंस्ट्रूमेंट का जिस यूनिट में इंस्ट्रूमेंट वैल्यू दे रहा है उसी यूनिट में आप नोट कर ले, उसको बाद में ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करके आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।